हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, राइट? सो हम लोगों ने इस चैप्टर से लेकर के 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और बहुत सारी छोटी मोटी बातें कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर वाज लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पूरा का पूरा लेक्चर जो था अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड था। तो आप लोग उधर क्वेश्चंस करके आए हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि एनसीईआरटी की जो अपनी एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी कवर करके आनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन इसी टाइम पर तो आपका उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, वो नया नया आपने सीखा है, तो अभी जितना स्ट्रांग कर लेंगे ना इस टॉपिक को उतना मजा आने वाला है। अभी आप लोगों में से जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करके आए हैं ना, प्लीज इस क्लास को छोड़ो और उधर प्रैक्टिस करके आओ, पहले नहीं मजा आएगा, ठीक है? सो आप लोगों को जब भी नेक्स्ट क्लास में आना है तो प्लीज जो पहले के लेक्चर्स हैं उनको आप कवर करके आएंगे। सो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो है करके ही आए हैं। एम आई राइट? चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज पल्लवी मंगल और आप लोगों को पता है हम लोग मैथमेटिक्स की बातें करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में एज अ होमवर्क दिया था। याद आया? एज अ होमवर्क दिया था मैंने आपको। चलिए सो कितने बच्चों का आंसर आया? आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर भी बता सकते हैं। नहीं तो एक बार मैं आपको बता रही क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है? क्वेश्चन रीड करते हैं। अ ट्रस्ट फंड हैज रेट 30,000, रेट मतलब ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bonds. Okay, the first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7 interest per year. Okay, using matrix multiplication determine how to divide 30,000 रुपए को among the 2 types of bonds. तो फर्स्ट बॉन्ड जो है अपना कह रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट मिलता है और सेकंड बॉन्ड में अपने को 7% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? अब वो कह रहा है कि किस तरीके से 30,000 को हमें 2 बॉन्ड्स में डिवाइड करना है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000, मतलब 2 अलग अलग अपने क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? तो कह रहा है कि किस तरीके से डिवाइड करें 2 अलग अलग में कि हमें पहला जो क्वेश्चन जिसमें 1800 रुपये का इंटरेस्ट मिलता हो, है ना? तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करते थे बचपन में सिंपल इंटरेस्ट का, इज इक्वल टू PTR। व्हाट इज PTR? प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रेट। याद है फॉर्मूला? बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है अपना? टोटल 30,000 है, ठीक है? अब फर्स्ट बॉन्ड में कितना नहीं पता, तो मान के चलेंगे पहले क्वेश्चन के लिए जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है इधर 1800, तो हम लेकर के चलेंगे लेट इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड। वो यही तो पूछ रहा है कि कितना हम इसको 30,000 को किस तरीके से डिवाइड करें 2 बॉन्ड्स में कि हमें इंटरेस्ट जो है 1800 का मिले। सो लेट इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना ले लिया? X रुपीज। तो लेट इन्वेस्टेड अमाउंट इन सेकेंड बॉन्ड कितना होगा? टोटल अमाउंट में से इसको हटा देंगे, है ना? सो टोटल अमाउंट कितना है? 30,000 माइनस एक्स हमारा फर्स्ट बॉन्ड वाला अमाउंट है और 30,000 माइनस एक्स जो है सेकेंड अमाउंट है, सेकेंड बॉन्ड वाला अमाउंट है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया पहले के लिए, और इसमें अपने को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5%। इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 7%। अब हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेकर के इस काम को कंप्लीट करना है। सो हम क्या करेंगे? एक साथ वो काम करेंगे। बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 1800 इज इक्वल टू पी कितना अपना? एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स। लिखो इस तरीके से एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ठीक है? इनटू टी, टाइम कितना है? 1 ईयर। आपने ध्यान दिया हो, सो पर ईयर, और ये भी दे रखा है अपने को पर ईयर। सो टी टाइम अपना क्या है? 1 ईयर। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है? टाइम अपने को दे रखा है 1 ईयर, सॉरी इंटू 1 तो लिखो मत लिखो, इंटू आर कितना है? 5%, 7%। तो परसेंटेज में नहीं लिखते, सबको पता है 5/100 एंड 7/100 इस तरीके से लिखा जाता है सेम ऑर्डर में। ये कितने का है? अपना 2/1 का है, ठीक है? आराम से देखना, ये कितने का है? अपना 2/1 का है। तो अब ऐसे तो कम होगा नहीं,
हमें ये भी तो देखना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अभी अपने हाथ में सारा, तो हम इसको इस तरीके से ना लिख करके, इसको इस तरीके से ना लिख करके कैसे लिखेंगे, x 30,000 माइनस एक्स इंटू दिस। तो ये कितना है, 1 इंटू 2, 1 रो 2 कॉलम, ये कितना है 2 इंटू 1। सो डेफिनेटली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करने पर अपने को एक अमाउंट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1800। इधर भी आपको मैट्रिक्स लिखना है, तो दिस इज ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है। चलो, सो 1800 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें इसका इसके साथ। देखो आपको पता है ना कि जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 1 बाई 1 का मिलेगा। 1 बाई 1 मतलब जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तभी तो आपस में एक दूसरे को इक्वल बनाने जा रहे हैं। तो इसको भी आप इस तरीके से लिखो आराम से, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे x का 5/100, x 5/100 प्लस इसका इसके साथ 30,000 माइनस x इंटू 7/100। ये एक ही नंबर है, वो मैं पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर अपने पास एक ही मैट्रिक्स बनेगी 1 बाई 1 की, तो इसके अंदर एक ही अपने पास एलिमेंट होगा। सो यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि 1800 रुपये इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 100 प्लस 30,000 इंटू 7/100 माइनस x इंटू 7/100। कैलकुलेट करो, 2 0 से 2 0 कट गए। अब इधर देखो, 7x माइनस 5x तो माइनस 2x, तो यहाँ से 1800 कर लेते पहले काम। 5x माइनस 7x तो माइनस 2x/100, ये समझ में आया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ से 2 0 कट गए, 7 इंटू 3 21, और ये 100। सो इधर ले आते 2x/100 इक्वल टू 2100 माइनस 1800, तो ये बचेगा अपना 300। सो यहाँ से देखा जाए तो x इज इक्वल टू 300 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, यही बन गया है ना। 2 से इसको कट करेंगे 150, राइट। तो ये अपने पास आ चुका है 15,000। क्या निकल के आया, अभी तो अपने पास एक और पेपर है कि x इज इक्वल टू 15,000, x इज इक्वल टू 15,000 निकल के आया, ठीक है। x क्या हमने लिया था कि पहले बॉन्ड में कितना हम लोग अमाउंट डाले 30,000 में, तो वो यही तो कह रहा था कि 30,000 को किस तरीके से डिवाइड करें कि हमें इतना इंटरेस्ट मिले। तो पहले में चला गया x, तो दूसरे में अमाउंट इन सेकंड बॉन्ड कितना है 30,000 माइनस x, तो दिस इज 30,000 माइनस 15,000, तो ये हो चुका है अपने पास 15,000। सो पहले में भी हमने यहाँ पर 15,000 किया और दूसरे में भी अपने 15,000 किया, तो यहाँ पर दोनों में इक्वल अमाउंट उन्होंने डाला है, पहले बॉन्ड में दूसरे बॉन्ड में। और पहला बॉन्ड अपने को 5% उस पर इंटरेस्ट पे मिला है, सेकंड वाला 7% इंटरेस्ट पे। सो हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 1800 रुपये, जो कि कम है ना। और दूसरे वाले क्वेश्चन में 2,000 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब 2,000 रुपये मिल रहे हैं तो मतलब हमने 30,000 को किस तरीके से डिवाइड किया होगा। सो चलिए, अब कुछ बच्चे अभी तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि बस अभी पढ़ा भूल जाओ। सोचो इन चीज़ों को हम हमेशा अपनी लाइफ में याद रखें, जब आप बड़े हो जाएंगे और जब आप अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबको पता है, सब लोग सेविंग्स करते हैं ना, तो जब आप अपना सेविंग करना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से सोचो ना कि जहाँ पर अपने को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा वहीं सेव हम ज़्यादा करेंगे, राइट। ऐसा कुछ करना होगा। चलो, दूसरा क्वेश्चन था कि जहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है उन्होंने 2,000 रुपये। इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे इजीली। तो बस सिंपली बात है कि यहाँ पर भी अपने को वही मान के चलना है कि 30,000 को हमने दो तरीके से ब्रेक किया है कि 30,000 है अपने पास टोटल। इसको फर्स्ट बॉन्ड में कितना ले लिया x, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना होगा अपने पास 30,000 माइनस x, है ना। और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, रेट कितना है अपने को 5% रेट पर मिल रहा है, और यहाँ पर 7% रेट पर मिल रहा है। टाइम सबको पता है 1 ईयर है, और यहाँ पर भी 1 ईयर है। लेट्स स्टार्ट। तो वही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR, है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपीज़ है। हम मैट्रिक्स की बात करें, इसको इस तरीके से बंद किया। P अपना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये x और ये 30,000 माइनस x।
अच्छा एक्स हमने फर्स्ट बॉन्ड का लिखा है ना, तो आर भी हम यहाँ पर पहले फर्स्ट बॉन्ड का लिखेंगे और यहाँ पर सेकंड बॉन्ड का लिखेंगे, क्योंकि ये सेकंड बॉन्ड के बारे में टाइम अपना 1 ईयर था, जिसको लिखने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। और ये पहले से पता है कि जैसे ये अपने पास 1 इंटू 2 का है और ये 2 इंटू 1 का है, सो अपना मल्टीप्लाई करने पर अपना 1 इंटू 1 का मिलेगा और इधर भी एक ही एलिमेंट है। सो हम लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अपना लेट्स स्टार्ट। 2000 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 5/100 इंटू एक्स प्लस 7/100 ब्रैकेट में 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, सो यहाँ से 2000 किसके इक्वल आ चुका है, इधर 5x अपॉन 100 प्लस 7 इंटू 3 30,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 7x बाई 100। 20 से 20 कट गए, यहाँ से इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 2000 इक्वल टू 5x माइनस 7x, तो माइनस 2x अपॉन 100 एंड प्लस 2100। ठीक है, इधर ले आएंगे 2x अपॉन 100 और इधर हो जाएगा 2100 माइनस 2000, दिस इज इक्वल टू 100। सो बस यहाँ से 2x इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। सो x कितना मिल गया अपने को, 5,000। वाओ, इन्होंने कितना दिमाग लगाया, इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये डाले फर्स्ट बॉन्ड में, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना निकला है, 5,000। सो दूसरे वाले में कितना डाला था अपने, 30,000 माइनस x, सो विच इज 30,000 माइनस 5,000 एंड दैट इज इक्वल टू 25,000। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया कि कैसे काम हो रहा है, कि यहाँ से अपने को 21 रुपये मिले, यहाँ पे इतना ही तो डिफरेंस था, यहाँ 1800 था, सब कुछ सेम था, तो यहाँ पर अपने को 100 रुपीज़, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 50, तो ये हो गया अपने को 5,000। मतलब हमने सेकंड वाले सिचुएशन में जब अपने को 2,000 रुपये एज एन इंटरेस्ट मिल रहे हैं, 5,000 पहले वाले में इन्वेस्ट किए और 25,000 दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट किए। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पर हमने सीधा आधा आधा इन्वेस्ट किया था, तब बस हमें 1800 रुपये मिले, है ना। और जब हम दूसरे वाले में 5,000 और 25,000 का डिफरेंस बनाया है, तो हमें 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, 1800 2000। बट हमें यहाँ पर कितना ज़्यादा डिफरेंस बनाना पड़ गया, एक में 5 और एक में 25। क्लियर है? समझ में आ गए कि जब हमारे पास इस तरीके से लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हम मिलेंगे तो कैसे हम लोगों को प्रोसीड करना है। एनी डाउट? नॉप। चलिए ओके, एक और क्वेश्चन है ऐसा कुछ। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 dozen chemistry books, okay, 8 dozen physics books and 10 dozen economics. Okay, the selling prices are rate 80, rate rupees 60, rupees 40 each respectively. अच्छा, यहाँ तक देखो भाई साहब, इन्होंने क्या बोला है बुक शॉप वाले भाई साहब ने कि एक बुक का अकॉर्डिंगली, जैसे पहली बुक कौन सी लिखी थी, केमिस्ट्री, तो एक बुक जो है 80 रुपीज़ की, बाद में लिखा है फिजिक्स के लिए वो 60 का है, दूसरा लिखा है इकोनॉमिक्स का जिसमें से एक बुक का प्राइस है 40 रुपीज़, और उन्होंने लिख रखा क्या है, डजन में लिख रखा है। ठीक है, ओके। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। ओके, वैसे बड़ा सिंपल है, पर एल्जेब्रा के थ्रू उन्होंने बोल दिया है तो वही काम करना पड़ेगा अपने को। पहले नंबर ऑफ बुक्स की बात करेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, देखो आप लोगों को लैंग्वेज में लिख करके आनी है अपने एग्जाम्स में, सबको पता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं लिखना होता। तो 10 डजन, डजन में सबको पता है ना 12 थिंग्स होती हैं, सो 120 बुक्स अपने पास केमिस्ट्री की है ना। टोटल नंबर ऑफ किसकी, फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स बुक्स कितनी है टोटल अपने पास, 8 डजन, सो 8 डजन मतलब 12, सो 12 इंटू 8 कितना होता है, 96 आई होप, है ना। एक बार कर लेते हैं, 8 इंटू 2 16, 189, ठीक है। चलो नाउ टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक्स की बात करें, सो इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स अपने पास, 10, और डजन है मतलब 10 डजन, सो इट इज ऑल्सो 120 बुक्स। सिंपल, 10 डजन, 12 डजन, 8 डजन एंड 10 डजन, ठीक है। ये हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स की बुक्स है। अब वो हर बुक्स का रेट उन्होंने दे रखा है, टोटल बुक्स का रेट उन्होंने दे रखा है ना अपने को, इतनी बात समझ में आ गई कि हर बुक का रेट उन्होंने अपने को बता रखा है। सो यहाँ पर टोटल अमाउंट
अब बताओ बच्चों कि टोटल अमाउंट की बात हो रही, मतलब एक ही वैल्यू निकलने वाली है, मतलब 1 by 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। टोटल अमाउंट की बात करा, हमें ये मैट्रिक्स में नहीं दिया होता तो हम क्या करते कि 120 मल्टीप्लाई विद 80, 96 मल्टीप्लाई विद 60 एंड 120 मल्टीप्लाई विद 40, और टोटल अपना अमाउंट होता कि जब शॉपकीपर, बुक शॉपकीपर जो हैं वो सारी की सारी बुक सेल कर देंगे तो उनको टोटल कितना अमाउंट मिलने वाला है। यही तो कहानी है। बस यहाँ पर अपन लिख देते हैं कि यहाँ पर बुक्स कितनी कितनी हैं, 120 बुक्स किसकी, केमिस्ट्री की, और यहाँ पर लिखेंगे अपन उनके रेट्स। 120 का किसकी बुक्स है, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री कितने की आती है एक बुक, 80 रुपीज़ की, तो यहाँ पर लिखा 80। और ऐसे लिखेंगे तो देखो आराम से, इस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे इधर। हमें पता है कि हमें 1 by 1 का मैट्रिक्स बनाना है, तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जब 1 by 1 का बनाएंगे तो एक रो और एक कॉलम, इस तरीके से हम बात करेंगे, एक रो और एक कॉलम। तो यहाँ पर 120 बुक्स किसकी, केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री का रेट कितना है अपना, 80 रुपीज़, ठीक है। 96 बुक्स अपने पास फिजिक्स की, 96, और फिजिक्स की बुक का रेट कितना है, 60। ओके, देन उसके बाद अपने पास इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स है, 120 बुक्स इकोनॉमिक्स की हैं, और इकोनॉमिक्स की बुक का रेट है 40। इसको बस रिप्रेजेंट करना है आपको इस मैनर में। तो अब इस बात को याद रखो कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा वो एक ही आएगा। तो फाइनली हमें ऐसे वाले क्वेश्चन में 1 by 1 का मैट्रिक्स चाहिए। सो पहले 1 रो में बात करेंगे, दूसरा 1 कॉलम में बात करेंगे। पहला 1 रो में, दूसरा 1 कॉलम में। तो यहाँ पर ये देखें, ये 1 by 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 by 1 का मैट्रिक्स है। डेफिनेटली वी विल मल्टीप्लाई, सो डेफिनेट हमें जो मिलेगा 1 by 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। सो जो मिलने वाला है वो टोटल अमाउंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। सो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, यही हम करने वाले थे। ये तो उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन ने कि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का, अदरवाइज यही काम करते। अब अपने को कैलकुलेशन करनी है। 00 6 और 9 प्लस 6 3 9 इज 54, 6 ऐड करेंगे तो 3 ऐड करेंगे तो 57। एक बार चेक कर ले, प्लस 4800। तो यहाँ से 60 आ गया, लास्ट के 2 डिजिट सबके। ओके, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 2 इधर गया, 6 और 5 11, 11 और 9 20, इतने टोटल अपने पास रुपीज़ मिलने वाले हैं। 20160। इस तरीके से कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है। सिंपली कि अपन ने टोटल नंबर ऑफ़ केमिस्ट्री बुक्स निकाली, एक का बुक का रेट 80 रुपीज़ है, तो वहाँ से आंसर निकल गया अपना। एंड ठीक है, उसके बाद 60 रुपीज़ पर बुक का रेट अपना, ठीक है। सो वहाँ से अपन ने 96 इंटू 60 कर दिया, ओके। एंड फिर अपना 40 रुपीज़ रेट है उसका, तो यहाँ से ये आ गया। सो टोटल अपना अमाउंट आ चुका है 20160। सो इस तरीके से सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन हैपन। ये समझ में आ गया कि जब भी अपने को इस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चंस दे रखे हैं तो कैसे इनको हैंडल करना है। मैट्रिक्स अलजेब्रा दिख गया तो ये आपकी मजबूरी है एक तरीके से, मानो कि हमें ऐसे ही इसको डिनोट करके शो करना पड़ेगा। चाहे आप अपना आंसर रफ पेपर पर वर्क करके इसको मैच कर सकते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन जो होगा उसका इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह के जा रहा है। तो आप यहाँ पर साइड में लिखेंगे यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। और बच्चों को ऐसे ही क्वेश्चन जो है परेशान करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, वो तो हम यूँ फटाफट से कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप लोगों के सामने 2 मैट्रिक्स हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे इजीली, और मुझे लगता है आपको पता भी होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। विल यू डू इट? ओके, नाउ जस्ट मूव ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या लिखा है, एक नया टॉपिक है आपके सामने, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इसको डिनोट करते सबसे पहले ए ट्रांसपोज और ए डेस, मतलब बोथ आर सेम, और इनका मीनिंग होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है इनका? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल सा इतना मीनिंग है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है। सपोज मैंने आपके सामने लिखा एक ए मैट्रिक्स 1 2 3 -5 0 1। ठीक है,
इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके रोज और इसके कॉलम्स को एक इंटरचेंज कर देंगे। फिर से मैं बता रही हूँ कि इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले लिखेंगे इस तरीके से 1 - 5 2 0 3 1, इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, सेम मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिए। अब इसके जो पहली रो है ना उसको पहला कॉलम बना देंगे 1 2 3, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे। मतलब जो भी इसकी रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसके जो कॉलम्स थे उनको हमने रोज में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले इसका ऑर्डर क्या था अपना 2/3, और अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। क्लियर हुआ कि पहले ऑर्डर क्या था 2/3, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। मतलब हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस m। क्या हो जाएगा n क्रॉस m। बात समझ में आई। सिंपली उसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। लिखा होता है लैंग्वेज में कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो यहां से सिंपली हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, उसका ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक ए दे रखा है अपने को मैट्रिक्स A11 A12 A13, ठीक, A21 A22 A23। ठीक है, मैंने कहा कि इसका हमें इनवर्स ट्रांसपोज चाहिए, तो ये बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। इस तरीके से सिंपली हमने क्या कर दिया, इसकी पहली रो को पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। क्लियर? कोई डाउट किसी को बताओ मुझे, किसी का भी कोई डाउट है तो। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई डाउट होगा। सबसे सिंपल होता है, किसी का ट्रांसपोज बनाना है तो उसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। इसका ऑर्डर 2/3 तो इसका 3/2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो सब पर एप्लीकेबल होती है। ठीक, ओके। छोटा सा एग्जांपल आपके सामने, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपके सामने एक ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज हमें निकालना है, ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालना हो, एक ही बी मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या दे रखा है 3/1, इसका ऑर्डर 3/1। तो जो एक ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 1/3। तो इधर पहला कॉलम है, इसको पहला रो बना दो 5 1/2 -1, दैट्स इट। इसका ऑर्डर क्या है 1/3। अपने आप चेंज हो गया ऑर्डर। सिंपली पहले कॉलम को पहला रो बना दिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉलम था, 3 रो हैं, या तो रो वाइज करेंगे, इस रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। क्लियर? इधर बात करेंगे बी ट्रांसपोज के बारे में। इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो 3/3 का है, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद भी अपने को सेम ऑर्डर का ही मिलने वाला है, 3/3 का ही। चलो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम √3 5 6 2 3 -1। क्लियर? -5 5 6 -1 5 6 को पहला कॉलम, √3 5 6 को सेकंड कॉलम, 2 3 -1 को थर्ड कॉलम, और अगेन वी आर गेटिंग 3/3 वाला मैट्रिक्स। क्लियर? समझ आई? फटाफट से कमेंट करते रहा करो भाई, मजा आता है देखने में। कुछ मोटिवेशन मुझे भी तो मिलनी चाहिए, सिर्फ आपको ही मोटिवेशन मैं दूं कि भाई ऐसे पढ़ो ऐसे करो। आप लोग भी कमेंट करो कि यस गॉट इट, समझ में आ गया कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सबको क्लियर है? कोई भी किसी का छोटा भी डाउट है जस्ट राइट डाउन ओवर देयर। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। इसकी बड़ी सुंदर सुंदर सी प्रॉपर्टीज है, मतलब इतनी प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है ना कि बस पढ़ते से बस ऐसे मेल्ट हो जाएंगे आपके माइंड के अंदर, बस घुल गए आपके माइंड में। क्या कह रहा है, फॉर एनी मैट्रिसेस A and B ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स। मतलब कोई भी हमारी 2 मैट्रिक्स है, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, क्या है, कोई भी 2 मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब पहला क्या कह रहा है कि किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज लिया जाए। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब मेरे पास, मैंने कोई एक ए मैट्रिक्स लिया, ठीक है, रैंडम हम बात कर रहे हैं, इधर वही 1 -2 3 0 -5 और 1, ठीक, 2/3 का मैट्रिक्स है।
साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताते जाऊंगी। इसका ट्रांसपोज लिया हमने, क्या आप डायरेक्ट ट्रांसपोज ले सकते हैं, पहला रो 1 - 2 3 0 - 5 1, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, ये बन गया 3/2 का। क्लियर। अब इसी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले ले, भाई ऑपरेशन तो कितनी बार भी लगाओ, मना थोड़ी करेगा। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप करेंगे, वापस से करें, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। क्लियर। तो फिर से ये 2/3 का बन गया। देखो ये तो यही तो मैट्रिक्स था, मतलब हमने ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लिया तो वो उसके इफेक्ट को खत्म करेगा। कहते हैं ना लोहे को लोहा ही मारता है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज को ट्रांसपोज नहीं खत्म कर दिया, यहाँ पर ट्रांसपोज को ट्रांसपोज नहीं खत्म कर दिया। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स ओनली। सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिल गया अपने को, मैट्रिक्स ए। क्लियर। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल साइड में इसीलिए बताया कि कभी आप भूलते हो तो ये एग्जाम्पल्स अपने को हमेशा हेल्प करेंगे। क्लियर है, ठीक है बेटा, चले आगे। ओके, सेकंड लिखा है k इंटू ए, एक मैट्रिक्स है। k क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, उस पूरे का ट्रांसपोज लेने के लिए बोल दिया। देखो अभी तो अपने को लग रहा है यार प्रॉपर्टीज कब तो काम आती हैं, बट अभी प्रॉपर्टीज लग रही हैं बाद में, ये बड़े यूजफुल होती हैं। और साथ के साथ मैं बता दूं कि हम लोग आगे फर्दर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वहाँ पर कोई बड़े क्वेश्चन नहीं आते मैट्रिक्स से, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज होते हैं। तो अभी आप जब सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपना बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्यों ना वहीं पर अपने जो टॉपिक्स पढ़े उनको बड़ा शार्प करते जाए। मतलब जितना आप पढ़ रहे हो उतना तो एकदम परफेक्ट हो कि जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करें, है ना। ऐसे मत पढ़ो कि बिल्कुल हाँ बोर्ड के लिए पढ़ना है, थोड़ा सा माइंड कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो के इंटू ए, के अपना क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, ए अपना एक मैट्रिक्स है, तो k इंटू ए का हम क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज। k अपना एक कांस्टेंट है, तो k सिंपली बाहर आ जाएगा, k का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, मतलब जो अपने पास कांस्टेंट नंबर्स हैं उनका कुछ भी ट्रांसपोज नहीं होता। k इंटू ए ट्रांसपोज सिंपली हम लोग लिख देंगे। कभी कभी अपने पास जैसे एग्जाम्पल मैंने छोटा सा एक ए मैट्रिक्स दे दिया अपने को, 5 - 2 0 1, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया कि 3a होल ट्रांसपोज, कंफ्यूज करने के लिए कि 3a होल ट्रांसपोज बताओ। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, फिर को पता है बच्चे क्या करते हैं, पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी मैट्रिक्स में, पहले पूरी मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3a बनाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। क्यों भाई, जब आप मेरे से पढ़ रहे थे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। 3 बाहर आ जाएगा, a का ट्रांसपोज, तो 3 आउटसाइड, a का ट्रांसपोज हमें लेना आता है, 5 0 - 2 1, दैट्स इट। अब क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट है देन यू कैन मल्टीप्लाई विद द 3, बट जब नहीं है तो हम क्यों करें, है ना। सो k इंटू ए का ट्रांसपोज लिखा है तो k सिंपली बाहर आ जाएंगे भाई साहब, और a का ट्रांसपोज हम लिख लेंगे, डन। उसके बाद है कि दो मैट्रिक्स का समेशन का ट्रांसपोज, ये तो मालूम है, स्टार मार्क करो, जितनी सिंपल है ना उतनी यूजफुल है, जितनी सिंपल उतनी यूजफुल है कि हमारे पास दो अलग अलग मैट्रिक्स दे रखी हैं और दोनों का सम होगा तो डेफिनेटली दोनों को सेम ऑर्डर का होना ज़रूरी है। ये 2/2 का है तो b को भी 2/2 का होना पड़ेगा। सिंपल सिंपल सी मैट्रिक्स ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको a + b होल ट्रांसपोज निकालना है। क्या बोल रहा है, a + b होल ट्रांसपोज निकालना है। सपोज मैं आपको बताऊँ एक बात, मज़ा कब आएगा जब इस तरीके से आपको दे रखा है कि ये अपने को a ट्रांसपोज दे रखा है, ये अपने को b ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है, मज़ा तब आएगा। क्वेश्चन कह देता है कि वी नीड टू फाइंड आउट a + b टू ट्रांसपोज। अब हमारे पास a और b दिया होता तो आप क्या करते, पहले दोनों का समेशन कर लेते और उनका ट्रांसपोज निकाल लेते, बट द थिंग इज कि यहाँ पर a ट्रांसपोज दे रखा है, b ट्रांसपोज दे रखा है, तो पहले तो हमें a निकालना पड़ेगा, फिर b निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का सम करना पड़ेगा और फिर दोनों का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सो यहाँ से आपको a निकालना आता है क्या, a ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे, देन यू विल गेट द a।
बी ट्रांसपोज दे रखा है और उसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो हमें बी मिल जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया, बट हमें ये ए और बी निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो दैट कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है अपना डायरेक्टली ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर देंगे। मतलब कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, डायरेक्टली उनको ऐड कर दो। अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो पहले हम ए निकालते, बी निकालते, दोनों का समेशन करते, फिर हम उनका ट्रांसपोज निकालते। अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 5 माइनस, ये अपना डायरेक्ट आंसर आ चुका है। सिंपल एडिशन कर दिया। क्लियर? तो अब ये समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी कितनी यूजफुल है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और मैं बता दूं यहाँ पर माइनस भी आएगा तब भी ये सेम फॉलो करेगा रूल, माइनस भी आएगा तब भी रूल सेम फॉलो करेगा। तो कभी मिल जाए माइनस तो घबराना नहीं है, प्लस माइनस एक साथ एक से चलते हैं। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सीधे सीधे चलते हैं। तो ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उनका ट्रांसपोज लेना है, तो वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उनका ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से याद करना, ए बी का होल ट्रांसपोज की बात करेंगे तो लास्ट वाला मैट्रिक्स पहले आएगा और पहला वाला मैट्रिक्स बाद में आएगा। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर सबको? कोई डाउट किसी का? बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है तो फटाफट से यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करो। इनके प्रूफ के लिए मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ। यहाँ पर हम मैट्रिक्स लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के थ्रू इसको करेंगे। तो ये अपने को प्रॉपर्टी याद रखनी है, ट्रांसपोज वाली, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। थोड़ा सा यूनिक है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। क्लियर? चलो क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई, एक सेकेंड, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है। वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और सेकंड में दे रखा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखो मैंने बोला था ना कि माइनस भी आएगा तब भी सेम रहेगा, तो यहाँ पर हमें इनको वेरीफाई ही करना है। करें स्टार्ट, काम करना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, तो पहले LHS लेते हैं, ए प्लस बी ट्रांसपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए पहले हमें ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। ए अलग से पता है, बी अलग से पता है, तो ए प्लस बी, ठीक है। ए क्या है, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। ए प्लस बी की बात करेंगे, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें पहले, ए प्लस बी निकलेगा। सो -1 -4 -5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते जाते हैं। 5 + 1 6, -2 + 1 -1। ठीक है, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। ये निकला है ए प्लस बी। एंड अब निकालेंगे ए प्लस बी इट्स ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट लिखना आता है, 5 -5 3 -2, सेकेंड वाला 6 9 9, और थर्ड वाला -1 4 2। ये हमें मिल गया ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका RHS पिक करेंगे। ठीक है, RHS साइड क्या कह रही है इसकी, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज दैट वी हैव टू फाइंड आउट, ए इसका ट्रांसपोज निकाल दे, डायरेक्ट निकाल दे क्या, बताओ क्या कहते हो, लिखूं पहले इसको, पहला रो को पहला कॉलम -1 2 3, इसको दूसरा कॉलम 5 7 9, इसको तीसरा कॉलम -2 1 1,
बताओ इससे ज़्यादा सिंपल कुछ अपने को मिलता क्या? बी ट्रांसपोज। अच्छा, आपको पेपर में अपने एग्जाम में जब भी लिखना है तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, इस तरीके से लिखा और इसके ऊपर लगाया टी। अब इधर इसका ट्रांसपोज लेकर भी इसको शो करेंगे, -4 1 -5 1 2 0 and here we have 1 3 1। क्लियर? सो दिस इज योर बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज है अपने पास, बी ट्रांसपोज है, दोनों का सम करें। सो यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की बात करें तो दोनों को लिखो आराम से। ए ट्रांसपोज इज -1 2 and 3 5 7 9 एंड -2 1 1 प्लस इधर हम बात करेंगे -4 1 1 1 2 3 and -5 0 and 1। now add -1 -4 -5 2 + 1 3, this is -2। ठीक, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9, -2 + 1 -1 and 1 + 3 4 and 1 + 1 2। ये हमारा निकला, इससे मैच करते हैं इधर इक्वेशन नंबर 1 से। -5 3 -2 -5 3 -2 6 9 6 9 -1 4 2 -1 4 2, इक्वेशन नंबर 2। सो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS is equal to RHS। so A plus B its transpose is equal to A transpose plus B ट्रांसपोज, दैट्स इट। तो हमने पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको प्रूफ कर लिया। यही कह रहा था ए ट्रांसपोज ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड देखो क्या कह रहा है, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये वाला तो और भी सिंपल है, दूसरा वाला तो सिंपल है, ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो LHS पिक किया है ना, और हम बात करेंगे ए माइनस बी के बारे में। ए माइनस बी, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो -1 माइनस ऑफ -4 कर लेंगे सब्ट्रैक्शन, या यहीं पर करके दिखाती हूँ आपको जिससे वहां तक जाने में डिफिकल्टी ना हो। -1 -4 तो +3, क्योंकि माइनस ऑफ -4 4 -1 बनेगा, 2 -1 1 3 माइनस ऑफ -5 8 3 माइनस ऑफ -5 तो +5 हो जाएगा, 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 और 1 -1 0। सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली ए माइनस बी का ट्रांसपोज लिख लें, तो इधर से इसका ट्रांसपोज 3 1 8 को बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, 4 5 9 इसको बनाया सेकंड कॉलम, और -3 -2 0 को बनाया थर्ड कॉलम। सो दैट्स हाउ वी गॉट द ट्रांसपोज, किसका, ए माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए एट द सेम टाइम हम लोग बात करेंगे अपना RHS के बारे में। ये थोड़ा सा हमारे लिए आसान इसमें में हो गया है कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो लिखो -1 2 3 +5 -2 7 9 1 1 माइनस बी ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 1। ठीक है, चलो -1 माइनस माइनस प्लस तो 3 5 -1 4 -2 -1 -3। ठीक है, 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 8 9 -0 9 1 -1 0। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1 जरा मैच करो, क्या दे रखा है अपने को, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। सो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि A माइनस बी इट्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज।
तो ये अपना एक तरीके से दोनों फॉर्मूलाज जो मैंने आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगा करके काम करवा दिए, तो इसको हटाना इधर से, इनको बड़े केयरफुली लिख लो, ए प्लस माइनस, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ गया? तो हमने एक का क्या कर लिया है, वेरिफिकेशन दोनों का इधर से। ओके, यहाँ पर कह रहा है ए ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है। अब आएगा मज़ा आराम से, अब प्रॉपर्टीज यूज में आने वाली हैं। ए ट्रांसपोज दे रखा है, ध्यान से देखना, ये नहीं कि वो मक्खी बैठ गई है मैम हटा दो ये, और भाई ए ट्रांसपोज दे रखा है और ये दे रखा है बी, और जो क्वेश्चन पूछ रहा कह रहा है ए प्लस बी, ए प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज। अब सोचो कि क्या काम करेंगे, अब ये सारी प्रॉपर्टीज काम में आने वाली हैं। अभी तक लग रहा था ना अरे इनका क्या होगा, कैसे काम चलेगा इनसे। सो एक तरीके से ए प्लस बी का ट्रांसपोज, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, तो इसका अलग से ट्रांसपोज प्लस इसका अलग से ट्रांसपोज। अभी तो हमने इसको बनाया है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, उन पर अलग अलग सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस, ये समझ में आया, के इंटू ए का ट्रांसपोज, के एक स्केलर नंबर है वो बाहर आ जाएगा प्यार से, और यहाँ बचेगा बी का ट्रांसपोज। अब हो गया काम, ए ट्रांसपोज हमारे सामने है, बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो -1 0 1 2, पहला रो पहला कॉलम, पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बस वहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए ट्रांसपोज कितना अपने पास, -2 1 3 एंड 2 प्लस ट्वाइस इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये है -1 0 1 2। सो यहाँ से -2 1 3 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 0, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 एंड 2 इंटू 2 4। नाउ जस्ट एड -2 -2 -4, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 4 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशन करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, जो भी अपने को टाइम यूटिलाइज करना है बेसिकली इधर से इसको यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें जब तक प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होंगे तब तक हम इस पर मज़ा नहीं कर पाएंगे। मतलब अच्छे से काम करने के लिए वी शुड रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज़, लाइक ऑल द प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी को हमने वेरीफाई नहीं किया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ए की अपने पास। तो ए दे रखा है, ए का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3/1, और इधर से 1/3। तो ए बी निकालना है, ए बी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, और ए बी जो निकालेंगे वो आएगा 3/3 का। मज़ेदार, चलो पहले ए बी निकालते हैं, है ना। तो ए लिखा मैंने -2 4 5, और इधर लिखा 1 3 -6, ठीक। 3/3 का आएगा, ये हमने पहले ही पता कर लिया है। सो पहला रो पहला कॉलम, है ना, ये हटा देते हैं, उन्हें कंफ्यूज करेंगे। सो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो -2, दैट्स इट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 इंटू 3 -6। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 12। इज इट क्लियर? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम -24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम 15, थर्ड रो लास्ट कॉलम -30। देख रहे हो क्या सुंदर सी मैट्रिक्स बना दी 3/3 का, ए और बी को मल्टीप्लाई करके, क्या जादू है। ए दे रखा था अपने को 3/1 का, बी दे रखा है 1/3 का। सो यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये निकला है ए इंटू बी। नाउ ए बी ट्रांसपोज, तो इधर इसका ट्रांसपोज लिखना है, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, चलो पहले बना ही लेते हैं, आप लोगों को हैबिट होगी थोड़ी सी। 4 12 -24 and this is your 5 15 -30 and its ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, -2 -6 12। पहला रो जो है हमने पहली कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो 4 12 -24 सेकंड कॉलम, और थर्ड 5
15 एंड -30, ये हो गया अपना थर्ड कॉलम। तो ये निकल के आ चुका है ए बी ट्रांसपोज, दैट इज योर क्या है, LHS। ठीक है, अब बात आती है किसके बारे में, RHS के बारे में। RHS क्या कह रहा है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो भाई इधर ही लिख लेते हैं, पहले बी ट्रांसपोज निकाला हमने, क्या मिलेगा 1 3 -6 का ट्रांसपोज निकालना है। तो ये कितना आ चुका है 1 3 -6, है ना। और साथ के साथ ए ट्रांसपोज की बात करेंगे, और ए क्या है अपने पास -2 4 5, इसका ट्रांसपोज तो ये हो चुका है -2 4 5, ये आ चुका अपना ए ट्रांसपोज। और हमें करना क्या है, बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। बी लिखो अपना 1 3 -6, ए लिखेंगे -2 4 5। देखो इसका ऑर्डर क्या है बेटा 3/1 और इसका ऑर्डर है 1/3। डेफिनेटली वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिसेस एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा 3/3 का मैट्रिक्स। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -6, सेकंड रो सेकंड कॉलम 12, सेकंड रो थर्ड कॉलम 15, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 12, थर्ड रो सेकंड कॉलम -24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -30। सो -2 4 यही था अपना इक्वेशन नंबर 1। कंपेयर करते हैं -2 4 5, -6 12 15, -6 12 15, 12 -24 -13, 12 -24 -30, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से यू कैन सी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। LHS RHS इक्वल है, मतलब AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। क्लियर है, समझ में आ गया। सो यहाँ पर अपने को एक तो इसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है अपना, क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, एंड अनदर थिंग कि किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रांसपोज लेना है, और उसके साथ साथ दिस प्रॉपर्टी वी हैव टू रिमेंबर। बेटा जो अपने फॉर्मूलाज हैं, याद करने वाले फॉर्मूलाज, उनको नोट डाउन करते चलो एक अलग से पेपर पर, है ना, क्योंकि जब एग्जाम्स आते हैं तो हमें सारी नोटबुक नहीं उठानी पड़ती। हमें पता है कि दिस इज़ योर फॉर्मूला बुक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मोटी बनानी, छोटी सी, या किसी पेपर पर लिख लो, या अपने जो नोटबुक आपकी यूज़ की है इंपॉर्टेंट है उसके पीछे वाले लास्ट वाले जो पेपर्स होते हैं उन पर लिखना स्टार्ट करो, इस तरीके से कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। किसी दिन रात को बैठ के चलो आज तो 10 मिनट निकाल करके फॉर्मूला रिवाइज कर लो। कोई चीज़ जितनी आप रिवाइज करेंगे उतनी आपको ना स्ट्रॉन्ग वे में याद रहेगी। आगे बढ़े, अब बात आती है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये भी हमारे सिलेबस में है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इनका जो रिलेशन है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ही है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स आने के बाद ही हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अलग है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी अलग है। ठीक है, आराम से समझेंगे। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पर काम करते हैं। अभी तक हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बात किया तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं की, है ना। किसी भी मैट्रिक्स का हमने निकाला वहाँ पर ट्रांसपोज, बट जब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सो यहाँ पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में बात करने वाले हैं। सो क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज हम करें, है ना, ए ट्रांसपोज किया और वो पहले ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद पहले ही मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसीलिए इनका ऑर्डर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से, मतलब ऑर्डर सेम रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो उनका ट्रांसपोज लेने पर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका Aij इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने पर भी हमें सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं।
और इसको और भी तरीके से कैसे कि ए आई जे, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। इसका कैसे मीनिंग मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज करने पर भी अपने को सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल रही है। तो एक ए मैट्रिक्स अपने पास है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे A11, A12, A21 और A22। ध्यान देना, इसका मैंने ट्रांसपोज लिखा तो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का क्या आएगा, A11, A12, A21, A22। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि फॉर बीइंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कि उनका ट्रांसपोज लेने पर ऑर्डर सेम रहे, और फिर ये ए और ए इक्वल टू ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सो व्हेन बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर, तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है अपने इक्वल होंगे। सो यहाँ पर देखो, इनमें तो कोई पंगा है ही नहीं, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स तो हमेशा अपने सेम रहेंगे। तो यहाँ से A12 जो है A21 के इक्वल आ रहा है, और यहाँ पर A21 जो है अपना A12 के इक्वल आ रहा है। एक्चुअली ये 2x2 का मैट्रिक्स है, यही हम 3x3 का मैट्रिक्स काम करेंगे तो वहाँ पर 9 एलिमेंट्स होंगे। तो देखो आई जे, तो यहाँ पर ऑर्डर रिवर्स हो गया, ए जे आई जे, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है रिवर्स हो गया, आई बाद में चला गया, जे पहले आ गया। तो ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ए आई जे जो है अपना एक मैट्रिक्स के अंदर, वो दूसरी मैट्रिक्स के ए जे आई में इक्वल होता है। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पर? किसी का कोई डाउट फटाफट से मुझे बताओ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए किस तरीके से हमें डीलिंग करनी है, कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली बात है ना, ये बात नहीं भूलनी अपने को कभी भी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करनी है तो वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इसका ट्रांसपोज करने पर अपने को वही मैट्रिक्स मिल जाती है, इसका मतलब वो अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आती है बात किसकी, अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू ऐसे नाम में ऐसा ना स्क्यू कर दिया। सो बेसिकली ट्रांसपोज लिया हमने और वो नेगेटिव साइन के इक्वल है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सॉरी, A transpose is equal to minus A. A transpose is equal to minus A, और इसको लिखने का तरीका A equal to minus A transpose, दोनों ही सेम है। वहाँ पर डायरेक्ट इक्वल था, यहाँ पर विद नेगेटिव साइन इक्वल है, A equal to minus A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमारी A मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ी सी बातें और करेंगे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। क्लियर? सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए आई जे जो है हमारा माइनस ए जे आई की इक्वल होगा। सॉरी, अभी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात की थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कह रहे थे कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, उसका मैंने आपको रीजन भी बताया। तो इस तरीके से इक्वल करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, इतनी तो बात है, माइनस 80 तो माइनस के इक्वल होगा। तो कह रहा है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ठीक है, यहाँ पर हमने इनको देखा कि ये आपस में इक्वल थे, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, A11 इक्वल टू A11, बोले फॉर श्योर ये तो होगा ही होगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, सोचो कि मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया कि एक ए मैट्रिक्स वही लिया, A11, A21, A12 और A22, है ना। एक ए ट्रांसपोज निकाला, दिस इज A11, A12, A21 और A22। ठीक है, अब मैंने बोला कि ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए अपना कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ से ए को लिखा जाए A11, A12, A21 और A22, विच इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस क्या होगा, A11, A12 और सॉरी A21 एंड A12 और A22। ठीक, तो हम यहाँ से इक्वल करेंगे तो विद नेगेटिव साइन इक्वल होगा, विद नेगेटिव साइन इक्वल होगा। तो यहाँ से देखो, जब आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, सो A11 इक्वल टू माइनस A11, A12 इज इक्वल टू माइनस A21,
A21 इज इक्वल टू माइनस A12 एंड A22 इज इक्वल टू माइनस A22। क्या ये बात समझ में आ गई? सो यहाँ पे हम यही बात लिख रहे थे कि AIJ इज इक्वल टू माइनस AIJ माइनस AJI, दोनों पर फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो, इधर आपने इसको कैलकुलेट किया तो इधर ले जाओगे, सो 2A11 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया कि A11 0 होगा। एंड सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द थिंग कि A22 इज इक्वल टू 0। सो हमारे A11 A22 क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे। सो यहाँ पर देखो, नाउ वी पुट I इक्वल टू J, वी हैव AII इक्वल टू माइनस AII। एक तरीके से AII दोनों में सेम है तो माइनस रखेंगे, तो कह रहा है 2AII इक्वल टू 0, सो AII इज इक्वल टू 0। मतलब वेयर I और J दोनों की वैल्यू सेम है 1 1 2 2 3 3, वहाँ पर अपने सारे वैल्यूज कैसे आएंगे? 0। सो दिस मीन्स दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मतलब हमारी जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे। कैसे रहेंगे? हमेशा 0 रहेंगे। इज इट क्लियर? कैसे हुआ ये बात समझ में आई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 रहेंगे। सो एक ए मैट्रिक्स लिया 0 0, ठीक है, ये 1 है और ये अपना कुछ भी ले सकते हैं -2, तो इसका ए ट्रांसपोज निकाला हमने, सपोज 0 1 और -2 0। ए ट्रांसपोज वो खुद देखे जाएगा इस तरीके से कि हमने लिया, एक सेकेंड, इसको भी मैंने ले लिया -1 और इधर -1। देखो यहाँ पर आराम से कि आप -A ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होगा? सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम एलिमेंट मिल गया, -A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो दैट्स हाउ वी कैन से दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने की क्या है पहचान, कि उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0। सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? उसमें 0 रहेंगे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? और इधर डेफिनेशन में आपको यही याद रखना है कि ए ट्रांसपोज का नेगेटिव इज इक्वल टू ए, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिंपल है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इंपॉर्टेंट थिंग कि ये हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पर, और इधर ट्रांसपोज की जो कहानी है वो हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर थ्योरम्स की बात करेंगे, ठीक है। एक थ्योरम मैं आपको आज करा देती हूँ, बाकी थ्योरम सब लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थ्योरम को कैसे बात करना है, और थ्योरम्स के थ्रू हम लोग ना एक तरीके से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम्स नहीं है, एक तरीके से हमारे क्वेश्चंस हैं। इनको करने का तरीका देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होने वाली हैं। थ्योरम 1 दे रखा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्या दे रखा है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन कह के जा रहा है, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है। ए के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, सिंपल ए क्या बोला? एक हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ये दूसरा। तो पहला क्वेश्चन, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। ये आपने क्या ले लिया कि एक तरीके से ये बी मैट्रिक्स है, तो मैं क्या निकालूंगी? बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। इफ वी आर गेटिंग दिस ट्रांसपोज एज इक्वल टू बी, तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिमेट्रिक, ठीक है। तो बी क्या है अपना? ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अब याद करो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या था? ए ट्रांसपोज, है ना। तो इधर ए का ट्रांसपोज प्लस बी की जगह ये लिखा है इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यही तो लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और बी हमारा क्या था? ये पूरा मैट्रिक्स बी है। सो यस, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कि आपको इसको प्रूव करने का तरीका समझ में आया?
ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके सामने। ये तो बस एक थ्योरम है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी है अपनी, ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। तो हमने क्या किया, उसका होल ट्रांसपोज निकाल के देखा और वो अपने को सेम मैट्रिक्स मिल गया, तो ओके फाइन, दिस इज योर सिमेट्रिक। दूसरा लिखा हुआ है बी, हमने उसको ले लिया सी, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज। कह रहा है ये स्क्यू होगा, कोई नहीं, हम सी ट्रांसपोज निकालते हैं। सी क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो इधर से ए माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज माइनस साइन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये लिखा है ए ट्रांसपोज माइनस इधर ए। अब यहाँ पर हमें सी में कन्वर्ट करना, माइनस कॉमन ले लिया, तो वी आर गेटिंग ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या मिल रहा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज विद नेगेटिव साइन। तो ये हमने सी ट्रांसपोज लिया, तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ये सी के इक्वल है विच इज इक्वल टू सी। ये सिचुएशन मिल गई, मतलब सी विच इज योर ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बताओ, बात समझ में आ गई कि ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो चुकी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चुकी है। क्लियर है सबको, बात समझ में आ गई। मैं बस आज की क्लास में एक ही थ्योरम पढ़ाने वाली हूँ, एकदम से बहुत पढ़ाए तो सर के ऊपर से निकलेगा। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हम यहाँ पर आज की क्लास में देखा जाए तो हमने पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात की, उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पर हमने सारा फोकस किया। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में कि इसके बाद की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, 4 प्रॉपर्टी कवर की हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और एक और प्रॉपर्टी के इंटू ए का होल ट्रांसपोज विच इज के बाहर आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। ठीक है, उसी पर बेस्ड हमने बात की, स्टार्ट की अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी जिसका ट्रांसपोज लेने पर हमें सेम टू सेम मैट्रिक्स मिलेगी, दैट इज कॉल्ड योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके सिमेट्रिक कहता है कि ए का ट्रांसपोज लेने पर वो जो है ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज मिले, दैट इज योर स्क्यू। उसमें हमने देखा कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आएंगे, अपने 0 आएंगे। सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे आएंगे, 0 आएंगे। सो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर एक थ्योरम की बात किया जिसमें कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक रहेगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा अपना स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ऐसा क्यों, वो भी हम देख चुके हैं इनको प्रूफ करके। आगे हम लोग बात करेंगे, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप अभी नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक टॉपिक, मतलब छोटा सा है बट इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा अपने को मिलता है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सो आई होप क्लास अपने को समझ में आई होगी। जो भी टॉपिक अपने को क्लास चलते नहीं समझ आता है उसको बाद में आपको फिर से एक बार देखना है, फिर से उस वीडियो को देखना है, उस टॉपिक को देखना है और फिर से रिवाइज करना है। सो आपको साथ के साथ मैट्रिक्स रिवाइज करते चलना, क्योंकि आगे हम लोग डिटर्मिनेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले आप लोग क्या करके आने वाले हैं, सारे लेक्चर्स अपने रिवाइज करके आने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए, सो व्हाट एवर यू वांट टू से आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कैसा आपका आज का लेक्चर, कैसा लग रहा है आपको क्लास में पढ़ना। बाकी के अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेशन में हैं, जो 12th क्लास में, आप उनको बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर रेगुलर क्लास करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।